नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 5 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट को। ये वर्कशीट 9th क्लास की है और इस एक वीडियो में आपको आज की सारी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो निराश ना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंग्लिश मीडियम का, उस पर क्लिक करें, इंग्लिश मीडियम का वीडियो खुल जाएगा जिसे आप इंग्लिश मीडियम की वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि है बीजीएस सर्व समीक्षा के बारे में। पहली वर्कशीट है। इससे पहले भी हम बीजीएस सर्व समीक्षा के बारे में बता चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि बीजीएस सर्व समीक्षा का मतलब होता है जी फॉर्मूला। थोड़ा फैंसी नाम दे देते हैं बीजीएस सर्व समीक्षा, वरना सिंपल वर्ड है फॉर्मूला। अभी तक हम 3 फॉर्मूले 9th में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर, फिर दूसरी वर्कशीट आपकी आई a - b का होल स्क्वायर, और तीसरी वर्कशीट जो पिछले हफ्ते आई थी a² - b²। तो ये 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे वो है x + a x + b। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो इसको जब हम देखते हैं तो पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो x + a x + b, सबसे पहले क्या किया, इस x को पूरे x + b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को इस x + b से मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा किया। तो x गुणा x + b और a गुणा x + b। x को x से गुणा किया तो x², x को b से किया तो bx, x को a से किया तो ax और a को b से किया तो ab। ये bx और ax जो बीच में थे, इनमें दोनों के पास x था, तो x को निकाल लिया यहाँ पे बाहर और अंदर बच गया मेरा a जमा b। तो फॉर्मूला बना x² + a + bx + ab। तो अब वो क्या कहता है, वो कहता है आइए, मतलब देखिए, इस बीजीएस सर्व समीक्षा पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है 105 × 106। तो देखिए 105 को तो लिख दिया 100 + 5 और 106 को लिख दिया 100 + 6। तो हमने क्या किया कि 105 को 100 + 5 और 106 को 6 + 6 लिखा। इसमें अगर आप ध्यान देखेंगे तो x की जगह क्या आ गया, x हो गया आपका 100, a हो गया आपका 5 और b हो गया आपका 6। तो जहाँ फॉर्मूले में था x², वहाँ आ गया 100 का स्क्वायर। जहाँ था a + b, वहाँ आ गया 5 + 6, और जहाँ था a गुणा b 5 × 6, तो आ गया 100 का स्क्वायर 10,000, 5 + 6 11 × 100 = 30। तो उत्तर आ गया 11,130। अब दूसरा है 99 × 102। तो 99 को लिखा 100 - 1 और 102 को लिखा 100 + 2। x की जगह फिर दोबारा अब यहाँ पे क्या आ गया 100, a की जगह क्या आ गया आपके पास -1 और b की जगह 2। तो x के स्क्वायर की जगह हो गया 100 का स्क्वायर, a जमा b, तो a तो अब -1 है, तो -1 + 2 और x की जगह 100 और -1 × 2, तो ये आ गया 10,000। 1 × 100 - 2, तो 10,000 × 100 - 2 यानी कि 10,098 आपका उत्तर। तीसरा तो बहुत सिंपल है, x = 3 x = 5, यानी x² 3 + 5 x बाहर और 3 × 5, तो ये गया x² = 8x = 15। उसके बाद है x = 8 और x - 10। तो x का x² 8 - 10 गुणा 8 गुणा -10, तो x² 8 - 10 कितना होता है -2 और भाग x, और 8 गुणा -10 तो -80। आंसर आ गया x² -2x -80। अब वो कह रहा है अब आप प्रयास कीजिए, यानी कि अब कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 4 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं ये हमको सॉल्व करने हैं, तो इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सामने है। 103 × 107, तो लिख दिया 100 + 3 100 + 7।
x की जगह आ गया 100, तो x स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर। a और b हो गए आपके 3 और 7, तो a जमा b 3 जमा 7, ब्रैकेट के बाहर आता है x तो 100 और फिर आता है a गुणा b यानी 3 गुणा 7, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 7 और 3 10, 10 गुणा 100 यानी कि 1000 और 7 3 21, तो आंसर आ गया 11,021। दूसरा प्रश्न था 95 गुणा 96। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 95 को लिख देते हैं 100 घटा 5, 96 को लिख देते हैं 100 घटा 4, और आसान भी तो तरीका है। 95 को लिखते हैं 90 जमा 5, 96 को लिखते हैं 90 जमा 6। तो अब x की जगह आ गया 90, x स्क्वायर की जगह 90 का स्क्वायर, a आ गया 5, b आ गया 6, a प्लस बी हो गया 5 जमा 6, और बाहर आ गया आपका 90, और a गुणा b होता है तो 5 गुणा 6, तो ये आपका 90 का स्क्वायर हो गया 8100। 5 जमा 6 11 इंटू 90 और 5 घटा 5 गुणा 6 30, 8100 जमा 990 जमा 30, तो आंसर आ गया 9120। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है x जमा 4 x जमा 10, सबसे आसान क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर a प्लस बी की जगह 4 जमा 10 और a गुणा b की जगह 4 गुणा 10, तो एक्स स्क्वायर जमा 14x जमा 40। सबसे मुश्किल क्वेश्चन। 3x जमा 4, 3x घटा 5, x की जगह आ गया 3x का स्क्वायर, a प्लस बी होता है, अब यहाँ b जो है वो तो -5 है, तो a माइनस बी हो जाएगा 4 - 5, x की जगह 3x, 4 इंटू -5, 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, 4 इंटू -5, तो देखो 4 घटा 5 कितना होगा -1, और x की जगह 3x, और 5 इंटू 4 20, निशान माइनस का था तो माइनस का आ गया, आपका आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं आगे, आज की देखते हैं दूसरी वर्कशीट कौन सी है। आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके फटाफट। तो आज की आपकी दूसरी वर्कशीट है साइंस की, विज्ञान की, और अगर ध्यान से देखेंगे तो जिज्ञासा दीदी तो कट गई आज वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी दीदी देख के पहचान जाएंगे कि जिज्ञासा दीदी हैं। तो जिज्ञासा दीदी क्या कहती हैं, वो कह रही हैं ज्ञान, हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे तत्व और यौगिक परमाणु से मिलकर बने हैं, और हम हर तत्व का नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है, लेकिन इसके नाम तथा प्रतीक कैसे निर्धारित होते हैं। देखिए आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके भी नाम होंगे। एक वो नाम जो आप स्कूल में अपना लिखवाते हैं, तो वो अच्छा वाला नाम होता है, गौरव, सौरभ, राहुल, और एक नाम जो आपका घर का नाम होता है, सोनू, मोनू, पप्पू, बंटी, बबली। तो ऐसे ही पदार्थों के भी नाम होते हैं। आपके आसपास अगर पदार्थ देखो तो किसी को हम लोहा कहते हैं, किसी को हम चांदी कहते हैं, किसी को हम सोना कहते हैं, कोई ऑक्सीजन है, कोई कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है, वो उन सबका नाम है। अब नाम जो है, पूरा नाम ले सकते हैं तो हाइड्रोजन, और पूरा नाम ना ले तो सिर्फ H, पूरा नाम ले तो कार्बन, पूरा नाम ना ले तो C। ऐसे ही हीलियम यानी कि Hi, आयरन यानी कि Fe। अब ये आयरन Fe की क्या कहानी है ये आपको समझाते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। तो ज्ञान कहता है कि जिज्ञासा दीदी, पहल तो ये तत्व जहाँ खोजे गए तो उसी स्थान के नाम पर इनको नाम दिए गए। जैसे कि कॉपर को साइप्रस स्थान के नाम पे नाम दिया गया, और कुछ नाम तत्व के रंग जैसे गोल्ड पर रखे गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो तत्व है कॉपर Cu, ये सबसे पहली बार क्यूपरस नाम की एक जगह पर, साइप्रस नाम की एक जगह पर मिला था, तो उसके नाम के बेसिस पे इसका नाम ही कॉपर रख दिया। ऐसे ही अंग्रेजी शब्द होता है गोल्ड, और गोल्ड का मतलब होता है चमकीला, तो जो सोना था वो चमकीला था, इसलिए उसका नाम गोल्ड रख दिया। और अब ये तो बहुत तुक्के वाले नाम हो गए। अब तुक्के वाले नाम में अक्सर झगड़े होते हैं, तो जब बाद में इन चीज़ों को लेके झगड़ा होने लगा तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की, जिसका नाम है IUPAC यानी कि आयुपैक। यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं,
कुछ तत्वों के प्रतीक को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। तो जो मैं आपको सबसे पहले समझा रहा था कि आयरन का लैटिन नाम होता है फेरस। तो आई से आयरन था, आई से आयोडीन था, तो किसी एक को शॉर्ट फॉर्म तो आई दे सकते थे, लेकिन दोनों को आई नहीं दे सकते थे। तो आयरन को उसके लैटिन नाम फेरस के बेसिस पे उसको नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्व, परमाणु तथा उनके प्रतीक। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु को H लिखते हैं, कार्बन के परमाणु को C लिखते हैं। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखते हैं। जैसे सोडियम का प्रतीक Na है, N बड़ा और A छोटा, तथा हाइड्रोजन का प्रतीक H है, केवल एक बड़ा अक्षर। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे यौगिक सोडियम क्लोराइड, तो NaCl लिखा है, तो NaCl को देखते ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर एक Na है और एक Cl है। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ तत्वों के प्रतीक और उनके चिन्ह दे रखे हैं। हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, बोरॉन का B, क्लोरीन का Cl, लोहे का Fe, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I, कॉपर का Cu, सल्फर का S, कैल्शियम का S और एल्यूमिनियम का Al। तो ये इन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं। मेरे को एक ट्रिक आती है जिससे इन सभी नामों को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर आपको वो ट्रिक सीखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपको एक वीडियो बना के उस पूरी ट्रिक को समझाऊंगा। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर आज के वीडियो का, आज के साइंस की वर्कशीट के। तो आयुपेक का पूरा नाम तथा क्या कार्य है, तो देख लेते हैं इसका क्या क्या नाम है। ये लिखा है, आयुपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। तो ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया। फुल फॉर्म भी है और मानक भी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए तत्वों को ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए, प्रतीक लिखिए। तो प्रतीक, इन सभी के प्रतीक तो आप लिख लेंगे यहाँ से, ये सब इसके प्रतीक लिखे हुए, पूरे प्रतीक ही प्रतीक हैं। और पजल दे रखा है तो पजल को मैंने अलग कर रखा है। पजल को सॉल्व करने की एक ट्रिक आपको समझाते हैं। वैसे मैं अगर आपकी जगह होता तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके खुद ही पजल सॉल्व कर लेता, क्योंकि मुझे तो पजल बहुत पसंद थे। आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। एक ट्रिक आपको समझाते हैं पजल को सॉल्व करने की। ऊपर से देखिए, ये सारे आपको इसके अंदर ढूंढने हैं। ऊपर से देखिए तो देखते ही मिलेगा ऑक्सीजन, उससे अगली लाइन में मिलेगा कॉपर, उससे अगली लाइन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही करते 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 आपको अपने आप ये मिल गया मुझे पोटेशियम, ये मिल गया मुझे एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से ये मिला मुझे बोरॉन, ये मिला मुझे सोडियम। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये फटाक से मैं सॉल्व कर दिया आपके सामने। ये सॉल्व की मैंने पूरा का पूरा पजल, सारे के सारे एलिमेंट आपके सामने उपस्थित हैं। कर लीजिए नोट डाउन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक ये पूरा पजल सॉल्व कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली वर्कशीट पर, जो कि है हिंदी की। और हिंदी की आज की वर्कशीट वाक के बारे में है। तो वाक कोई नया टॉपिक नहीं है, वाक के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। वाक क्या होता है? वाक कश्मीरी शैली की पोयम होती है, कविता होती है। तो सबसे पहले ऊपर अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिख लीजिए। पिछली वर्कशीट 11 में हमने जाना कि वाक 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललगद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। यहाँ पर कवित्री द्वारा रचित अन्य 2 पद हैं, इन्हें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ललगद की कविताएं हमने पिछली जो वाक थे वो पिछली क्लास में पढ़े थे, पिछले वीडियो में। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि जो कवित्री है वो कहती है कि वो संसार, इस संसार से
विरक्त हो गई है, वो भगवान के पास जाना चाहती है, ईश्वर से मिलना चाहती है। आज पढ़ते हैं उसकी अगली दो पंक्तियाँ, अगली दो पैराग्राफ स्टैंजा कि उसमें वो क्या कहती है। तो वो कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। आप अगर कविता की ये पंक्तियां पढ़ेंगे तो पंक्तियों में ही आपको रस दिखेगा। वो कहती है कि इन पंक्तियों में कि कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती है कि जब संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, परंतु अब जब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, पर हुआ क्या, परंतु इस प्रयास में वे लगातार असफल होती रही और साथ ही उसकी आयु बढ़ती गई। उसने जीवन की संध्या अर्थात मृत्यु उसके नज़दीक है। उसे पार पाने के लिए परमात्मा अब उसे पार उतराई के रूप में उससे पुण्य कर्म मांगेंगे तो वे ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी, उसे क्या देगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने जिंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई, अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो अगला पैराग्राफ, चौथा जो पैराग्राफ है वो है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कवित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया और उसे किस बात का पछतावा है। तो उसने लिखा कि कवित्री पश्चाताप, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि कवित्री पश्चाताप करते हुए कहती है कि जब संसार में जन्म लिया था तब परमात्मा ने उसे सीधे रास्ते इस धरती पर भेजा था, किंतु अब परमात्मा से मिलने की बारी आई तो मैं सीधे रास्ते नहीं जा सकती। पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की, परंतु वह इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ ही उसकी आयु बढ़ती गई। उसने पूरी ज़िंदगी हठ योग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं कमाया, ना ही कोई उदारता दिखाई। तो ये पहला आपका उत्तर है। हालांकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस एक प्रश्न में उसने पूरी चीज़ पूछी है, तो इसीलिए पूरी चीज़ लिखने के लिए आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं। आज का आपको दूसरा प्रश्न है कि आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो भाई मुझे जो पंक्तियां अच्छी लगी वो थी ये, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। और इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, सबके दिल में मौजूद है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो ये दूसरा मुझे ये सबसे अच्छा लगा। हो सकता है आपको ऊपर वाला पैराग्राफ पसंद आए, पर वो बहुत बड़ा भी है ना, अगर पसंद आएगा तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा, इसीलिए मुझे दूसरा पसंद आया। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है कि कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसका उत्तर है कि कवित्री ने बताया कि कण कण में मौजूद है, ईश्वर कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें किसी व्यक्ति में हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी में है। व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी में ईश्वर है,
इसीलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो चौथा देखते हैं, कवित्व के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवित्व ने यहाँ लिखा है कि अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। ये आपका है प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, हमने सभी प्रश्न को डिस्कस कर लिया, आज की वर्कशीट हमने पूरी कर ली। अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।